साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया, जो जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि सरकारें, अगर जो राज्य सरकारें हैं वो चाहे तो रिजर्वेशन के अंदर कोटे का प्रावधान कर सकती है, यानी रिजर्वेशन के अंदर डिवाइडेशन किया जा सकती है। इसके बाद हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव कंप्लीट हुए, आचार संहिता लगी और इस पूरे मैटर को जो जजमेंट दिया गया था इसको एक बार साइड में रखते हुए हरियाणा के अंदर चुनाव कंप्लीट हुए। जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह हरियाणा के अंदर जो मंत्री बने सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा जो शपथ ली गई, उसके तुरंत बाद बड़ा डिसीजन हरियाणा सरकार की तरफ से रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर किया गया। रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर पहले ही बैठक में ये ऐलान कर दिया गया कि हरियाणा के अंदर रिजर्वेशन वर्गीकरण होगा। जो जातियां पिछड़ी जातियां हैं, वंचित जो जातियां हैं, उनको 10% रिजर्वेशन, जो 20% रिजर्वेशन टोटल हरियाणा के अंदर शेड्यूल कास्ट की जातियों को मिलता है, उनमें से 10% वंचित जातियों को दिया जाएगा। इसके लिए हरियाणा के अंदर ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही विधानसभा के अंदर विधेयक पास किया जाएगा और ये डिसीजन पूरे हरियाणा के अंदर लागू कर दिया जाएगा। साथियों इस पूरे प्रकरण पर हम चर्चा करें, रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर क्या कुछ नुकसान देखने को मिल सकते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अलग अलग क्षेत्र से उठी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसके बाद रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन रहा उस पर तमाम लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, रिजर्वेशन वर्गीकरण के क्या कुछ नुकसान देखे जा सकते हैं और क्या कुछ फायदा बताया जा रहा है रिजर्वेशन वर्गीकरण का, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आरक्षण का जो कंसेप्ट है वो आखिरकार आया कहां से, क्यों जो जातियां हरियाणा के अंदर साथ साथ पूरे भारत के अंदर SC, ST, OBC जातियों को जो रिजर्वेशन मिला वो किन आधारों पर मिला, किन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन का बेनिफिट अलग से ट्रीटमेंट दिया गया। साथियों ये जो लड़ाई रही वो लंबी लड़ाई रही। हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ा संघर्ष किया। उनके बलिदानों की वजह से जो वो सपना देखते थे पूरे समाज को समानता की लाइन में लेकर आने की, जो उनकी सोच थी, एक दबा कुचला जो पीड़ित समाज था, जो सदियों से हर एक सुख सुविधा से वंचित समाज था, चाहे फिर वो सामाजिक तौर से हो, राजनीतिक तौर से हो या आर्थिक तौर से हो, जिसको समानता की धारा में लाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा अथक प्रयास किए गए। गोलमेज सम्मेलन के दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारत के अंदर जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, उनके हक अधिकारों की आवाज को गोलमेज सम्मेलन के दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बखूबी से वहां पर उठाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आरक्षण के फेवर में कभी नहीं थे, क्योंकि उनको जो आज वर्तमान के अंदर जो परिस्थितियां चल रही है, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसी समय में आभास लिया था, अगर रिजर्वेशन समाज को मिलेगा तो भविष्य के अंदर ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो मेरा समाज, जो भोला भाला मेरा समाज है, वो इन लोगों के षड्यंत्रों को नहीं समझ पाएगा और इन लोगों के चालों में वो फंस जाएगा और आपस में भिड़ने का काम करेगा। और वही हालात आज के समय में देखने को मिलती है। गोलमेज सम्मेलन के दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 4 अहम बातें वहां पर रखी थी। गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा 4 महत्वपूर्ण बातें रखी गई थी कि एक तो निर्वाचन क्षेत्र अलग से हो दलित समाज के लिए, वहीं पर दूसरी जो बात रखी बाबा साहब ने, अलग से राजनीतिक प्रतिनिधि समाज के लोगों को मिले और वहीं पर जाति आधारित निर्वाचन क्षेत्र हो और विधान परिषदों में दलित समाज को आरक्षित सीटों का प्रावधान किया जाए। ये 4 बातें अहम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा गोलमेज सम्मेलन के दौरान रखी गई। लेकिन भारत के अंदर जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एंट्री करते हैं तो जो माहौल हरियाणा के अंदर, जो जातिवादी, जो ग्रसित मानसिकता के जो लोग थे, जो नहीं चाहते थे कि दलित समाज का उत्थान और समानता की लाइन में दलित समाज के लोग आकर राज की बात करें, शासक बनने की बात करें, ये बात उन्हें कतई ही बर्दाश्त नहीं हुई। और जो अहम भूमिका रही वो महात्मा गांधी जी की रही। वो आमरण अनशन पर बैठ गए, तमाम तरीके की दलीलें उनकी तरफ से दी गई कि इस तरीके की जो बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कर रहे हैं वो बातें अगर यहाँ पर लागू होती है तो समाज बट जाएगा, देश के अंदर बटाधार हो जाएगा। इस तरीके के निराधार तमाम बातें उनकी तरफ से रखी गई और आमरण अनशन को और महात्मा गांधी जी के प्राणों को
ध्यान में रखते हुए हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को वहां पर समझौता करना पड़ा। 1932 में यह समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट का नाम दिया गया और उसी पूना पैक्ट से रिजर्वेशन निकल कर आया। बात करें तो जो लेटेस्ट हरियाणा के अंदर चल रहा है वो रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर मुद्दा चल रहा है। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि राज्य सरकारें चाहे तो कोटे में कोटे का प्रावधान कर सकती है। साथियों, इससे पहले भी रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर काफी दलीलें कोर्ट के अंदर आई और रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर काफी बातें धरातल लेवल से उठी। जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, जो SC ST कास्ट की जो जातियां हैं, उसमें भी ये वर्गीकरण की मांग को बखूबी से उठाया गया। तथा कथित जो हरियाणा के अंदर या तमाम भारत के अंदर जो जातियां हैं SC ST के अंदर, उनके अंदर जिस तरीके का जो षड्यंत्र और या फिर चालें कहें जिन लोगों की, उन लोगों को गुमराह कर उन्हीं लोगों द्वारा इस मांग को बखूबी से उठाया गया कि आपके हक अधिकारों को आपके अंदर की ही जातियां खा रही है और आपके अधिकारों का हनन कर वो आगे बढ़ चुकी हैं। इस तरीके के षड्यंत्र चलते हुए SC ST समाज के लोगों के मन में ये बात डाली गई और उनके अंदर एक गहरी खाई बनाने का काम किया गया। और आज अगर हम देखेंगे तो SC ST की जातियां एक दूसरे से भिड़ती हुई हमें नजर आ रही हैं, एक दूसरे पर प्रतिक्रियाएं कर रही हैं। इन सभी पर हम चर्चा करें उससे पहले आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर हरियाणा सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही विधानसभा के अंदर विधेयक पेश किया जाएगा और वहां पर मोहर लगने के बाद हरियाणा के अंदर रिजर्वेशन वर्गीकरण लागू हो जाएगा। हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो SC समाज की पॉपुलेशन करीबन 64 लाख है और इसमें जो DSC या वंचित जातियां जिनको एक नाम दिया गया है, उनकी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो करीबन 33 लाख है। और अदर कास्ट में स्पेसिफिक इसके अंदर एक कास्ट इंक्लूड है चमार कम्युनिटी, जिसकी हरियाणा के अंदर जनसंख्या की बात करें तो करीबन 30 लाख है। रिजर्वेशन जो कंसेप्ट बैठक के अंदर रखा गया है वो इसके आधार पर रखा गया है कि 20% रिजर्वेशन हरियाणा के अंदर शेड्यूल कास्ट की जातियों को मिला हुआ है, उसमें 10% DSC समाज के लिए होगा और 10% जो अदर SC समाज है उसके लिए होगा। 10% का डिवाइडेशन हरियाणा के अंदर पहली ही बैठक में कर दिया गया है और जल्द ही विधेयक पास कराने की बात हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। इसको लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं अलग अलग क्षेत्र से निकल कर आई और बहन कुमारी माइक जी की बात करें या चंद्रशेखर आजाद जी की बात करें और तमाम उन लोगों की बात करें जो रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर जो ये अवधारणा रखते हैं कि ये समाज को बांटने वाली कंसेप्ट। रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर तमाम लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई उस पर अगर हम चर्चा करें तो कुछ DSC समाज की तरफ से इसके बेनिफिट बताए जा रहे हैं, वहीं पर अदर कास्ट स्पेसिफिक चमार कम्युनिटी की बात करें तो इसको लेकर जो भविष्य के अंदर संभावनाएं देखी जा रही हैं या फिर वर्तमान के अंदर जो चल रहा है तो उनकी जो प्रतिक्रिया है उस पर हम चर्चा करेंगे। DSC समाज के लोगों द्वारा, वंचित समाज के लोगों द्वारा ये प्रतिक्रियाएं दी जा रही है कि वंचित समाज के अंदर जो जातियां हैं आज भी वो शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर से पिछड़ी हुई है और SC समाज के अंदर कुछ ऐसी जातियां हैं जो रिजर्वेशन का बेनिफिट पाकर आगे बढ़ चुकी हैं और जो बाकी का जो समाज है उनको साथ में लेकर चलने का काम उन जातियों ने नहीं किया। इसलिए रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो निचले तबके की जातियों को भी मिलना चाहिए। जो जातियां आगे बढ़ चुकी हैं उनको रिजर्वेशन का मोह त्याग कर जो और जातियां बची हुई हैं उनके लिए भी सोचना चाहिए, उनके लिए कार्य करना चाहिए और वंचित जातियों को भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलते हुए उनके प्रतिनिधित्व की भी बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ से जो प्रतिक्रिया रही वो अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से ये प्रतिक्रियाएं दी जा रही है कि रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर समाज के अंदर एक बहुत बड़ा गैप आ सकता है। जो SC ST की जो जातियां हैं जो अपने हक अधिकारों की आवाज को एक साथ लड़ने का जो काम करती थी, जो एक साथ मुद्दों को उठाने का काम करती थी और एक सूत्र में बांधकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उन जातियों को रखा पिरोने का काम किया। वर्गीकरण के बाद उन जातियों के अंदर बंटवारा होगा और जो वर्गीकरण है एकमात्र ये जो SC ST समाज की जातियां हैं उनको बटाधार करने का षड्यंत्र है जो हमारे समाज के लोगों को पहचानना होगा और भविष्य के अंदर इससे वर्गीकरण से बड़ा
खतरा हमारे समाज के लोगों को देखने को मिलेगा। साथ में रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर ये भी प्रतिक्रिया दी गई कि ये केवल वर्गीकरण जो किया जा रहा है वो वंचित जातियों के हक के लिए, हित के लिए या उनके बेनिफिट के लिए नहीं किया जा रहा है। ये एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत रिजर्वेशन को खत्म करने की मुहिम शुरू कर दी गई है और जल्द ही इसका भुगतान SC/ST जातियों के लोगों को करना पड़ेगा। साथ में रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर यह भी कहा गया कि प्रतिभावान जो युवा है या फिर जो अपनी प्रतिभा राजनीतिक तौर से हो या शैक्षणिक तौर से हो जो दिखा सकते हैं, ये उनको पीछे धकेलने का षड्यंत्र है। तीसरा, अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन पर ये प्रतिक्रियाएं भी दी गई कि जो SC/ST की जो जातियां हैं तमाम, उनको रिजर्वेशन एक समान एक समय पर दिया गया था। उसमें अगर संघर्ष कर कर कुछ जातियां आगे बढ़ गई है तो फिर उनको किस बात के लिए कोसा जा रहा है। जो समाज के अंदर जिन्होंने संघर्ष किया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान लिखा। संघर्ष किया तो समाज के अंदर लोग SP, DSP और हायर क्वालिफिकेशन को पार करते हुए वो ऊंचे पद पर आसीन हुए। उनको केवल इस बात के लिए दोष देना कि वो समाज का हक खाकर आगे बढ़ गए हैं, ये सरासरी गलत है। क्योंकि रिजर्वेशन का बेनिफिट जब मिला, सभी जातियों को एक सम्मान मिला था। उस समय में सभी की परिस्थितियां एक जैसी थी। किसी ने संघर्ष ज्यादा किया, किसी ने मेहनत कम की, किसी ने ज्यादा की, उसी के फलस्वरूप उन्हें वो रिजल्ट मिला। लेकिन जो षड्यंत्र प्रेजेंट के अंदर चले जा रहे हैं वो SC/ST समाज के हित के लिए कतई नहीं है। ये केवल और केवल समाज के लोगों को बांटने के षड्यंत्र हैं और समाज को बिखेरने की ये राजनीति चल रही है। साथियों, अगर उन्हीं बातों पर चर्चा करें तो वर्तमान के अंदर हमें भी ऐसी ही परिस्थितियां दिखाई देती हैं, क्योंकि रिजर्वेशन एक अकेला कंसेप्ट नहीं है, एक अकेला मुद्दा नहीं है समाज के लोगों के लिए। SC/ST समाज के लिए तमाम ऐसी बहुत सी लड़ाइयां हैं जो उन्हें एक साथ आकर मिलकर लड़नी होगी, तभी वो उसके अंदर सक्सेस हो सकती हैं। रिजर्वेशन वर्गीकरण के बाद तमाम जातियों के अंदर जो गैप अभी देखने को मिल रहा है, भविष्य के अंदर वो गैप बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। क्योंकि जिस तरीके से जो एजुकेशन को पाकर जो जातियां आगे बढ़ चुकी हैं, जो संविधान और आरक्षण को आज तक बचाए हुए है, जो हमारा गरीब समाज है, जो हमारा पढ़ा लिखा समाज नहीं है और जो समाज पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया है, जो लोग आगे जो इन लोगों के षड्यंत्रों को पहचानने का काम करते हैं, आज उनको हम एक साइड में कर रहे हैं। भविष्य के अंदर ऐसी बहुत सी लड़ाई होगी जो हमें साझे मंच पर आकर लड़नी होगी। लेकिन जो गैप अभी हमें देखने को मिल रहा है, समाज के अंदर जो चालें इन्होंने चली हैं वो अपनी चालों में कामयाब होते हुए नजर आ रही हैं और समाज जिस तरीके से आज एक दूसरे के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, आप हरियाणा के अंदर देखेंगे तो SC/ST की जो जातियां हैं वो एक तरफ जो DSC समाज की जातियां हैं उन्होंने भाजपा पार्टी को समर्थन करते हुए नजर आई। दूसरी तरफ अदर्स जो शेड्यूल कास्ट है उनकी जो जातियां देखेंगे तो उन्होंने बीजेपी पार्टी को हराने के कंसेप्ट पे काम किया। ये अगर दोनों कंसेप्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर हमें दरार दिखाई देती है। इस पूरे प्रकरण में SC/ST समाज की जातियां इतनी खो गई कि उन्हें अपने हक अधिकारों की आवाज उठाने वाले लोगों को भी आवाज सुनाई नहीं दी और बहुजन समाज की वो तमाम पार्टियां और जिस तरीके से वो बहुजन समाज के जो लीडर जो हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ रहे थे, उनका जो रिजल्ट रहा वो हरियाणा के अंदर 0 रहा और वर्गीकरण का एक लॉलीपॉप देकर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार सत्ता के अंदर काबिज हो गई। साथियों, हरियाणा के साथ साथ पूरे भारत की बात करें तो इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी चुनाव है और इसका जो इफेक्ट और इसका जो प्रभाव है वो वहां पर भी देखने को मिलेगा। रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर आज बेशक तमाम कुछ जातियां खुशी बना रही हैं, खुशी जाहिर कर रही हैं, लेकिन आप सभी को बता दें कि आप अपने भाई बहनों से लड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके जो शुभ चिंतक है वो आपके समाज के लोग हैं जिसे आज आप गालियां देने का काम कर रहे हैं, जिसे आप एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष कर रहे हैं। SC/ST एक्ट के ऊपर जब बात आई तो पूरे समाज ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और उस समय जो जातिवादी ग्रसित मानसिकता के लोग थे या मनुवादी विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने भाप लिया था कि ये समाज आज इकट्ठा होना
जान चुका है इस समाज को कैसे तोड़ा जाए, इस समाज को कैसे बिखेरा जाए, और उन्होंने उस रणनीति पर काम भी किया। SC/ST एक्ट के अंदर जब ये आंदोलन किया गया तो पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से SC/ST समाज की जो जातियां सड़कों पर निकल कर आई, उस समय ये एहसास हुआ कि SC/ST समाज की जातियां एक साथ आना सीख गई हैं, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना सीख चुकी हैं, और उसी डर और उसी भय के तलते हुए इन मनुवादी लोगों ने षड्यंत्र रचे, चालें चली और वर्गीकरण का कंसेप्ट, रिजर्वेशन का कंसेप्ट हमारे बीच में ये लेकर आए। आज अगर हम देखेंगे तो भविष्य के अंदर भी ऐसी बहुत सी लड़ाई होंगी जो हमें साझे मंच पर आकर लड़नी होगी और उनके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी। लेकिन वर्तमान के अंदर SC/ST समाज की जो जातियां हैं जो आपस में भिड़ रही हैं, आपस में लड़ रही हैं, साथियों राजनीतिक तौर से देखें तो हमारी जो पार्टियां हैं वो पिछड़ने की कगार पर है। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सत्ता के अंदर रहने वाली बहुजन समाज पार्टी का अगर आज के समय में वोट बैंक देखेंगे तो वो हमें 0 नजर आता है। उसी कगार में अगर हम देखें तो तमाम छोटे छोटे और भी राजनीतिक दल बनाए गए, उनका भी जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी की आजाद समाज पार्टी बनी और जो विस्तार आजाद समाज पार्टी का पूरे भारत के अंदर देखा गया, और अभी वर्गीकरण के बाद जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी पर भी कटाक्ष किए गए, उनके पुतले जलाए गए, बहन जी के पुतले जलाए गए, ये समाज के लोगों को बड़ी षड्यंत्र के तहत रिजर्वेशन वर्गीकरण का लॉलीपॉप दिखाकर समाज को बटाधार करने की जो उनकी सोच थी, उनके जो षड्यंत्र थे वो कामयाब होते हुए हमें नजर आ रही हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी कि रिजर्वेशन केवल एक मुद्दा नहीं है, समाज के पास बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो हमें एक साथ मिलकर लड़ने हैं। तो रिजर्वेशन वर्गीकरण पर लेकर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।